पेरेंट्स अक्सर अपने बच्चे की स्टडी को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं और इस टाइम पे अगर बच्चे को स्टडी को लेकर कुछ इश्यूज आते हैं तो वो और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं ये सोचकर कि क्या सच में हमारे बच्चे को लर्निंग डिसेबिलिटी है या वो स्लो लर्नर है या एज फैक्टर है या नॉर्मल स्ट्रगल से निकल रहा है। इन सभी टर्म्स के साथ पेरेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आइए इस कंसेप्ट को हम क्लियर करते हैं। हम स्टेप बाय स्टेप हर एक टर्म और उसके सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे जिससे आप खुद जज कर पाएंगे कि बच्चे के साथ रियलिटी में इशू क्या है। सबसे पहले बात करते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी की। लर्निंग डिसेबिलिटी में बच्चे का नॉर्मल आईक्यू होने के बावजूद भी बच्चे को पढ़ने में, लिखने में, समझने में, मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व करने में इश्यूज होते हैं। बार बार उसे स्ट्रगल करना पड़ता है। अब बात करते हैं इनके सिम्टम्स की। बच्चा कई बार जब रीडिंग करता है तो रीडिंग करते हुए वर्ड्स कई बार स्किप कर जाता है, या अगर लिखता है तो लिखते हुए वर्ड्स कई बार स्किप करता है। मिरर इमेज में उसको इश्यूज फेस करने पड़ते हैं, जैसे डी और बी जो लगभग सेम दिखते हैं, या सिंपल इंस्ट्रक्शंस भी बच्चा इजीली कैचअप नहीं कर पाता, इजीली फॉलो नहीं कर पाता, या कंसेप्ट को बार बार समझाने पर भी वही सेम गलती करता है, या वर्ड्स की स्पेलिंग बार बार याद करवाने पर भी वही सेम मिस्टेक करता है। कोई भी नया कंसेप्ट बच्चा अडॉप्ट नहीं कर पाता। अब बात करते हैं इसके टाइप्स की। टाइप नंबर फर्स्ट इज डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया में बच्चा रीडिंग और राइटिंग दोनों में ही वीक होता है। बार बार वर्ड्स के स्पेलिंग याद करवाने पे भी सेम मिस्टेक्स करता है। कई बार वर्ड्स को उल्टा पढ़ता है या उस वर्ड के कुछ अंदर के स्पेलिंग्स या वॉवल्स मिस कर देता है। टाइप नंबर सेकेंड इज डिस्ग्राफिया। इसमें बच्चा लिखने में बहुत स्लो होता है। बच्चा एक लाइन में अगर कोई सेंटेंस लिख रहा है तो प्रॉपर स्पेसिंग नहीं देगा या उसको सीक्वेंस में नहीं लिखेगा, उसकी राइटिंग बहुत खराब होगी। टाइप नंबर थर्ड इज डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया इज रिलेटेड विद द मैथ्स। अगर कोई बच्चा मैथ्स में वीक है, यानी बच्चे का बेसिक कंसेप्ट ही बार बार समझाने पर क्लियर नहीं हो रहा, बच्चा टाइम, मनी, मेजरमेंट इन कंसेप्ट को समझ ही नहीं पा रहा, टेबल्स याद ही नहीं रख पा रहा। टाइप नंबर 4 इज डिस्प्रेक्सिया। डिस्प्रेक्सिया में बच्चे का मोस्टली फाइन मोटर इशू या फाइन मोटर स्ट्रगल देखने को मिलता है। बच्चा छोटी छोटी चीज़ें नहीं उठा पाता, जैसे अपने शर्ट की बटन टाई अप नहीं कर पाएगा, या कोई भी अगर टेबल पे कोई छोटी छोटी चीज़ आप रख दोगे तो वो अपनी फिंगर से या थंब से यूज़ करके उसे उठा नहीं पाएगा। बच्चे का कोऑर्डिनेशन और बैलेंस वीक होगा। बच्चा डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ इजीली कर नहीं पाएगा। स्पोर्ट्स करने में उसे स्ट्रगल फेस करना पड़ेगा। टाइप नंबर 5 इज ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। इसमें बच्चा इजी लैंग्वेज को भी समझ नहीं पाता, इजी लैंग्वेज कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड नहीं कर पाता। आप उसे सिंपल इंस्ट्रक्शन दोगे वो उसे भी बार बार पूछेगा क्योंकि वो उसे समझ नहीं पा रहा है। सिमिलर साउंड्स वर्ड्स में हमेशा कंफ्यूज रहेगा, जैसे बैट और पैट, ये सिमिलर साउंड्स हैं, इसमें वो लिखने में भी मिस्टेक करेगा और समझने में भी मिस्टेक करेगा। टाइप नंबर 6 इज विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, यानी किसी भी चीज़ को देखकर समझने में, उसके कॉन्सेप्ट को समझने में इश्यूज फेस करना। बच्चा मैप्स को, पिक्चर्स को इजीली रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा, उसे समझ नहीं पाएगा, छोटे छोटे साइंस को नहीं समझ पाएगा, यानी उसका विजुअल लर्निंग काफ़ी वीक होगा। अब बात करते हैं नॉर्मल स्ट्रगल की। नॉर्मल स्ट्रगल में बच्चे को स्टडी में इश्यूज तो होते हैं लेकिन उसके पीछे रीजंस कुछ और होते हैं, जैसे बच्चे का फोकस कम है जिस वजह से वो स्टडी नहीं कर पा रहा, या बच्चा बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है जिस वजह से वो स्टडी नहीं कर पाता, बच्चे का कंसंट्रेशन कम है, या बच्चे की प्रैक्टिस में कहीं ना कहीं कमी रह गई है जिस वजह से वो उस कंसेप्ट को याद नहीं रख पाया। एज फैक्टर भी इसका एक रीज़न हो सकता है, यानी कुछ बच्चे कम एज में रीडिंग राइटिंग इश्यूज आते हैं, कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग करने में इश्यूज आते हैं, लेकिन जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती है ये चीज़ें ठीक होने लगती हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर्स,
एनवायरमेंटल फैक्टर्स जैसे स्कूल का एटमॉस्फेयर या घर का एटमॉस्फेयर, बच्चे को ऐसा एटमॉस्फेयर मिला ही नहीं जिस वजह से उसकी स्टडी इम्प्रूव हो पाए। बच्चे को ऐसा एनवायरनमेंट मिला ही नहीं, ना स्कूल में ना घर में, जिस वजह से उस बच्चे की स्टडी इम्प्रूव हो पाए, उसका बेस क्लियर हो पाए। इंटरेस्ट की कमी, कुछ बच्चों का कुछ सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं होता जो वो करना ही नहीं चाहते हैं, तो इस कमी की वजह से भी बच्चे में इश्यूज देखने को मिलते हैं। अगर किसी बच्चे को मैथ्स पसंद नहीं है, वो मैथ्स करना ही नहीं चाहता, तो सिली मिस्टेक्स करेगा या उसका मन नहीं होगा, तो हमें कई बार लगता है कि हो सकता है इसको लर्निंग डिसेबिलिटी हो, लेकिन इसका कुछ और रीज़न भी हो सकता है। स्लो लर्नर मीन्स बच्चा कंसेप्ट समझ तो पा रहा है लेकिन काफ़ी देर के बाद। जहाँ कुछ बच्चों को एक बार कोई कंसेप्ट बताने से उन्हें समझ में आ जाता है, लेकिन स्लो लर्नर को उसी कंसेप्ट को 3 से 4 बार समझाना पड़ता है, तब उनको वो कंसेप्ट क्लियर होता है, तब वो उस कंसेप्ट को अच्छे से समझ पाते हैं। ये टर्म्स है स्लो लर्नर की, यानी उन्हें चीज़ें समझ में तो आती हैं लेकिन थोड़े देर में। नॉर्मल स्ट्रगल में, स्लो लर्निंग में चीज़ें टेम्परेरी होती हैं, यानी हेल्प के साथ या अर्ली असेसमेंट के साथ या थोड़ा एक्स्ट्रा केयर के साथ ये चीज़ें ठीक हो सकती हैं। लेकिन लर्निंग डिसेबिलिटी में काफ़ी बार समझाने के बाद भी सेम ही गलती होती है। ऐसा नहीं है कि लर्निंग डिसेबिलिटी ठीक नहीं हो सकती या उसे इम्प्रूव नहीं किया जा सकता, लेकिन लर्निंग डिसेबिलिटी को ट्रीट करने का तरीका, उसका कंसेप्ट बिल्कुल डिफरेंट है, जिससे चीज़ें ठीक हो सकती हैं, थोड़ी नॉर्मल हो सकती हैं। अब बात करते हैं कुछ सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, जो आप सभी पेरेंट्स को सुनना बहुत ज़रूरी है। देखिए, मेरे साथ भी हुआ है, मेरे सामने भी काफ़ी सारे ऐसे पेरेंट्स आए हैं जो ये चाहते हैं कि उनके बच्चे को लर्निंग डिसेबिलिटी लेबल ना हो, उन पे एक ऐसा टैग ना लगे जिससे उनका बच्चा स्पेशल कैटेगरी में आए। देखिए, ये कोई बीमारी नहीं है जो बच्चे को लग गई तो वो ठीक नहीं हो सकता। ये एक कंडीशन है जिससे अर्ली हेल्प से, अर्ली इंटरवेंशन से इम्प्रूव किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है। या कुछ पेरेंट्स ये समझते हैं कि इसको कोई दिक्कत नहीं है, ये आलसी है, ये तो करना ही नहीं चाहता, इसका ध्यान ही शरारतों में है, ये तो करना ही नहीं चाहता। बच्चा आलसी नहीं है, शरारती नहीं है, उसके साथ ये कंडीशन है, जो उसके साथ हो रहा है वो एक कंडीशन है। तो पेरेंट्स का समझना बहुत ज़रूरी है हर एक टर्म को, कि व्हाट इज़ लर्निंग डिसेबिलिटी, व्हाट इज़ नॉर्मल स्ट्रगल, व्हाट इज़ स्लो लर्नर, हर चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। किसी भी तरह की ओवर थिंकिंग करने से पहले बहुत ज़रूरी है कि बच्चे का प्रॉपर असेसमेंट हो। असेसमेंट के बाद ही बच्चे के लिए अच्छे स्टेप्स लिए जा सकते हैं जिससे इम्प्रूवमेंट होगी, 100% होगी। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि आपके लिए थेरेपिस्ट अच्छा हो, आप खुद उस बच्चे को अच्छे से ट्रेन करें, तो 100% इम्प्रूवमेंट। हर एक बच्चे का लर्निंग स्टाइल डिफरेंट होता है। ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ एक बच्चा इजीली कर लेगा दूसरा भी कर लेगा, ऐसा नहीं है। हर एक बच्चे की एबिलिटी डिफरेंट होती है, बस ज़रूरत है तो उसे समझने की।